कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। 2 से 3 दिन आपका थोड़ा सा क्लासेस का डिस्टरबेंस रहा है और ये मैं मानता हूँ। और आज सोच रहा था कि आज वीडियो दूंगा, लेकिन कल लेट नाइट पहुंचने की वजह से आपका टॉपिक प्रिपेयर नहीं हो पाया। अगर हो जाएगा सपोज, ठीक है, तो इवनिंग में देखेंगे, वैसे मुश्किल है। ठीक, तो कल से आपका रेगुलरली क्लासेस चलेंगे। और जो रेगुलरली, क्योंकि ये गैप जो था आपका, या तो ये बाद में होता अक्टूबर एंड के सितंबर एंड के आसपास, या अभी होना था, तो अभी हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से गैप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गैप आपको मिलेगा कि दीपावली के टाइम पे। उसके अलावा कुछ भी गैप नहीं रहेगा आपकी क्लासेस का, रेगुलर क्लासेस चलेंगी। और मेरे साथ साथ आपका अपना भी एफर्ट। ठीक, देखो आज 18 कितने, आज देखो 18 सितंबर हो चुकी हैं। ठीक है, यानी आज 18 सितंबर, तो अब ठीक आपके 90 डेज का टारगेट है। यानी अब यहाँ से आप देखना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 17 दिसंबर को आरओ का प्रीलिम्स है। और जितना हो सकता है बच्चों अपना डेडिकेट होके, अपना तन मन धन जो भी है सारा लगा दीजिए इस एग्जाम के लिए, क्योंकि इसके प्रीलिम्स को निकालने के बाद 1.5 लाख बच्चों में से 1,39,000 बच्चे लगभग बाहर हो जाएंगे और 2,000 बच्चे के आसपास यहाँ मेंस के लिए बैठेंगे। तो आप फिर उन 2,000 में आपको निकलना आसान हो जाएगा। आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा, थोड़ा मेहनत करनी होगी, तो लेखन शैली भी आपकी डेवलप हो जाएगी धीरे धीरे समय के साथ साथ। लेकिन अभी सबसे बड़ा उद्देश्य आपका होना चाहिए कि इसका प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई किया जाए। ठीक है, और प्रीलिम्स के लिए मैंने पहले आपको बार बार एक ही चीज बताई है, मैथ्स रीजनिंग जिसकी कमजोर है थोड़ा सा फोकस उस पर कीजिए। बाकी उत्तराखंड बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, उत्तराखंड का बहुत मटेरियल आपने पढ़ा हुआ है। परीक्षा वाणी विंसर ईयर बुक को सही से तैयार कर लीजिए। एक प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना है सरकारी आंकड़ों पे आधारित उत्तराखंड के तथ्य, जिसमें आर्थिक सर्वे वगैरह ये सब चीज़ें दी, एक वो वाला फोल्डर सही से तैयार कर लीजिए। साथ ही साथ जीएस के लिए जो ऑब्जेक्टिव आप लगाओगे, मेरे हिसाब से अभी मत लगाइए, 15 अक्टूबर तक का वेट कर लीजिए। 15 अक्टूबर के बाद जब आपके पास 2 महीने बचेंगे इस एग्जाम को लेके, 15 नवंबर और 15 दिसंबर, तो उन 2 महीनों के अंदर आप क्या करोगे, टोटल ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन को करोगे। ठीक है, अभी जो भी आपके पास मटेरियल है, जैसे मैंने कई बच्चों से कहा था कि दृष्टि आईएएस जीएस क्विक बुक ले लो, वो पढ़िए। जिसके पास परीक्षा वाणी है अलग अलग सब्जेक्ट की, या तो वो पढ़िए। जिसके पास स्टैंडर्ड किताबें हैं, चाहे लक्ष्मीकांत है या जो भी हिस्ट्री की किताबें आती, जिनके पास वो वाला मटेरियल है तो वो उसको तैयार कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप दृष्टि आईएएस क्विक बुक ही पढ़िए। ठीक है, जो मटेरियल आपके पास है, जो स्टैंडर्ड बुक आपके पास है, उससे आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। करंट अफेयर को बहुत फोकस करना है, क्योंकि लगभग 8 से 10, 10 से 12 नंबर की करंट अफेयर पूछेगा। जनरल साइंस से 8 से 10 नंबर की पूछेगा, 20 नंबर, 5-7 नंबर कंप्यूटर पूछेगा। तो इस 25 नंबर को भी अपने माइंड पे रखना है। ठीक है, 25 ये मान के चलो, लगभग 30 नंबर की लगभग उत्तराखंड मान के चलो 55 हो गया ना। तो बाकी आपका जो 45 नंबर का जीएस है, 45 से 50 नंबर का, वो पोर्शन भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टारगेट नहीं है, क्योंकि 90 डेज बहुत होते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ से आप ठंडियों का टाइम शुरू हो जाएगा, यानी विंटर सीजन शुरू होगा। तो विंटर सीजन में एटलीस्ट पढ़ने में मन लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि समर में क्या होता है बच्चों, बहुत गर्मी होती है, इरिटेशन होता है, पढ़ने का मन नहीं करता, तो ये कई प्रकार की चीज़ें होती, दिक्कतें होती है। लेकिन ठंडियों में एटलीस्ट क्या है, शरीर का तापमान कंट्रोल में रहता है, तो माइंड भी क्या होता है, कूल रहता है। कूल रहता है तो आपको पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि आपका एग्जाम दिसंबर में है, जून जुलाई के होने की बजाय दिसंबर में एग्जाम होना एक बहुत बढ़िया बात है। और टाइम जो आपको तैयारी के लिए मिलेगा वो सही टाइम पे मिलेगा, वो ठंडियों का टाइम आपका होने जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी रखिए। बाकी कुछ डाउट्स वगैरह जो बच्चों के रहते हैं वो पहले से ही रहे हैं, और उन डाउट में कुछ मैं आपको बताता हूं। जैसे कई लोगों को ये दिक्कत रहती है कि आपका जो फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने में एम्प्लॉयमेंट के रजिस्ट्रेशन को लेके जो कंफ्यूजन है आप लोगों के, एम्प्लॉयमेंट का जो रजिस्ट्रेशन है उसमें 2 डेट दी हुई है। कई बच्चे कहते हैं कि सर कौन सी डेट फिल करनी है। आपका जो लास्ट तिथि है वैलिड वाली, जैसे आपका 2 डेट दी होंगी, तो अंतिम तिथि जो है वैलिड वाली की, कब तक इसको वैलिड माना जाता है, वो आप फिल कर दीजिए। उससे बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता है। आप उसमें जो 2 तिथियां दी हैं कि इतने तारीख से इतने तारीख तक वैलिड है, तो उनमें से कोई भी तिथि डाल दीजिए आप, वहां कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका सिर्फ ये देखेंगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि हाँ इसका एम्प्लॉयमेंट में जो रजिस्ट्रेशन है वो है या नहीं है, यानी जिस दिन इसने फॉर्म फिल किया हुआ है उसकी अंतिम तिथि जो है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, जैसे अभी एग्जाम की 29 सितंबर है, यानी हाँ 29 है ना, तो अंतिम तिथि तक इसका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन वैलिड था या नहीं था। 29 सितंबर के आपका भले ही 30 सितंबर को आपको क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आपका 29 तक वैलिड होना चाहिए। अब कई बच्चों ने ये कहा
कि सर हमने फॉर्म जैसे 20 सितंबर को भर दिया और हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सपायर हुआ 25 सितंबर को और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 29 सितंबर को, तो सर क्या हमारा गलत हो गया? एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ है गलत, आपने तो जिस दिन फॉर्म भरा है ना उस दिन वैलिड था, आपके फॉर्म भरने की तिथि वहां पता होगी कि इसने फॉर्म कब भरा, उस दिन वैलिड है, आप उसको रिन्यू करा लीजिए, आप वो वाला भी रख लीजिए अपने पास, जो ओल्ड वाला को उसकी कॉपी रख लेना, जो नया आपको मिलेगा उसको भी लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी फॉर्म फिल करना कई बच्चों ने तो कर दिया, फॉर्म फिल एक बहुत सलीके से करना है, ऐसा नहीं कि उसको जल्दबाजी कर दी, मिस्टेक कर दी, फिर बाद में रो रहे हो ये हो गया वो हो गया। इसके अलावा जैसे माता पिता के नाम पे कहीं पे अगर वो होता है करेक्शन करना है, यानी नाम कहीं पे कुछ लिखा कहीं पे कुछ लिखा, उससे ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, वो सिर्फ एक एफिडेविट के आधार पे आपका काम बन जाएगा कि आप लोग एफिडेविट बना के ले जाइए और वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बता दीजिए उनको कि ये मेरे पिता का नाम है, इनका नाम यहाँ पे ये है, इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे है, जबकि दोनों एक ही व्यक्ति हैं। एफिडेविट आपका बन जाता है, शपथ पत्र आपका बन जाता है, आप खुद ही उसको नोटरी से बता रहे हैं कि हाँ भाई ये एक ही व्यक्ति है, तो उसमें कोई परेशानी की जरूरत मतलब नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है, वो सब चेक कर लेना कब से कब वैलिड है। कोई भी छात्र इनवैलिड डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म फिल मत करिएगा, ठीक है। इनवैलिड डॉक्यूमेंट मतलब पता लगा सर ईडब्ल्यूएस तो एक्सपायर हो गया और हमारा बाद में बन जाएगा, हम ईडब्ल्यूएस लगा देते हैं, कोई फायदा नहीं है, आपको वो ईडब्ल्यूएस में कंसीडर ही नहीं करेगा, इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बाकी छोटी मोटी जो मिस्टेक होती है फॉर्म फिल करने में, वो अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो उतना चल सकता है, ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि आप लोग छोटी छोटी मिस्टेक मत कीजिए, ठीक है। अब मेन बात आती है बच्चों, जो हम लोगों की तैयारी है, तैयारी क्या सर निकल जाएगा प्रीलिम्स? बिल्कुल निकलेगा बच्चों, प्रीलिम्स टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ तो रहे, पढ़ने वाले बच्चे के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, इतने समय से आप पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, आप लगातार लगे हुए हैं, तो वो पढ़ी हुई चीजें दिख जाती हैं वहां, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा प्रेशर लेके इस एग्जाम को मत देना, यानी एक माइंड सेट करना कि यार मेरा टारगेट लगभग इस स्कोर को क्रॉस करना है। हम ये जानते हैं कि प्रीलिम्स का जो स्कोर है वो हमारे मेंस में नहीं जुड़ने वाला है, हम एक कट ऑफ मानना चाहते हैं, जो कट ऑफ पेपर के आधार पे डिसाइड होगी कि लगभग पेपर का स्तर क्या था। मैं आपको जनरली बता रहा हूं, मैंने बार बार कहा है 95 प्लस का स्कोर काफी रहता है यूपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में, जो 150 का होता है, बशर्ते कुछ एग्जाम को छोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं हुआ। जैसे लोअर पीसीएस में 105-7 नंबर कट ऑफ चली गई थी, वो 12 नंबर कॉमन वाला फैक्टर भी रहा था, वहां पेपर का स्तर हल्का था। अब ये जो बच्चे कहते हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी क्या जाएगी, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, आपके पेपर का स्तर क्या था। आपके पेपर का स्तर अगर हाँ लगा यार ठीक ठाक स्तर का पेपर आया है, यानी बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज्यादा टफ मतलब ईजी भी नहीं है, तो 95 मान के चलिए, जो स्कोर जनरली रहता है जनरल का 95 से 100। लेकिन आप सभी छात्रों को कोशिश करनी है कि आप 100 से प्लस का स्कोर अपना एक टारगेट माइंड पे बना के जाइए, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं। और इसमें तो एक ऐसा पोर्शन है जो मैथ्स रीजनिंग का है, क्योंकि जो मैथ्स रीजनिंग जिसकी अच्छी है उसकी 50 में 50 लाने में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर उसने 50 में से 50 ले आया मैथ्स रीजनिंग में, जो मैथ्स रीजनिंग बैकग्राउंड के हैं, तो उत्तराखंड का पोर्शन बहुत टफ नहीं आएगा, ठीक है। यानी वो क्वालिफाइंग आपका प्रीलिम्स है और ठीक ठाक पोर्शन आता है, 30 नंबर की उत्तराखंड में 20-22 नंबर परीक्षा वाणी विंसर ईयरबुक इन किताबों से बन जाते हैं क्वेश्चन, तो वहां तक का पोर्शन वो ठीक ठाक स्कोर कर लेगा। और जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है उसका साइंस वाला बैकग्राउंड भी ठीक ठाक ही रहता है, कंप्यूटर भी ठीक ठाक रहता है, तो कट ऑफ उछाल भी देते हैं ये लोग, ठीक है, यानी थोड़ा हाई कट ऑफ भी चले जाती है, बट जितना भी है 100 का स्कोर मैं ये मान के चलता हूं कि ठीक रहेगा। बाकी आपका सब डिपेंड करता है आपका पेपर का स्तर क्या था, टफ आ गया 90 में भी हो जाएगा, इजी आ गया 110 में भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और एक टाइम टेबल बना लेना, मतलब एक पूरा माइंड आपका ऐसे होना चाहिए कि जैसे हमारा आपको पता है कि हमारा एग्जाम 17 दिसंबर को, तो आपको सब्जेक्ट को कैसे करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में टारगेट बनाइए, जैसे आज आपका 18 सितंबर है, इस तरीके से टारगेट बनाइए। देखिए 18 सितंबर से 30 तक आपको सब्जेक्ट को खत्म करना होगा। जैसे आपने ये छोटे छोटे टॉपिक बनाए, उसके बाद आपने कहा 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक का टारगेट बनाया, फिर आपने 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का टारगेट बनाया, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि नवंबर 1 नवंबर से, मैं तो यही कहता हूं बच्चों सबसे बढ़िया तरीका होता है 15 नवंबर तक, फिर 16 नवंबर से 30 नवंबर तक, और अंतिम टारगेट होना चाहिए आपका रिवीजन का 1 दिसंबर से
16 दिसंबर तक। ये इस तरीके से टुकड़ों में टारगेट बनाइए और इन्हीं में आपको सब्जेक्ट को एंड करना होगा। जैसे आपने कहा कि मैं यहां से शुरुआत करता हूं या करती हूं, ठीक है, इस पोर्शन में आपको देखना है। जैसे आपने सोचा यार क्यों ना मैं एक काम कर लूं, इतने 12 दिनों में उत्तराखंड की परीक्षा वाणी को सही तरीके से रिवीजन कर लूं, ठीक है, खुद का अपना एक टारगेट होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने सोचा कि यार जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, एटलीस्ट उसमें हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री या एंशियंट हिस्ट्री जो भी पोर्शन है वो कंप्लीट कर लूं, साथ ही साथ में पॉलिटी कंप्लीट कर लूं रिवीजन के तौर पे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने एक टारगेट बनाया कि मैं एनवायरमेंट वाला पोर्शन कंप्लीट कर लूं। तो इस तरीके से जब आप ये वाला पोर्शन यहां कंप्लीट कर लोगे, जब आप इस वाले फेज में गुजरोगे, इस वाले फेज में क्या करना है आपको, नया टॉपिक आपको टारगेट बनाना होगा। आपने कहा कि 15 दिन है, एक बार मैं इंडियन ज्योग्राफी रिवाइज कर लूं, साथ साथ इको रिवाइज कर लूं, ठीक है, मतलब ज्योग्राफी और इकोनॉमी पढ़ूं, और ज्योग्राफी और इकोनॉमी पढ़ने के साथ साथ जो आप खत्म कर चुके हैं, एक बार आपने एंड कर दिया, उस वाले पोर्शन को आप यहां पे क्या कर सकते हो, 2 ही सब्जेक्ट यहां लेके चलोगे, कुछ और नहीं। इसमें क्या कर लोगे, जैसे 2-3 दिन आपने उत्तराखंड और हिस्ट्री रिवीजन कर ली, यहां रिवीजन वाला आ जाएगा, ठीक है, यूके परीक्षा वाणी जो भी पढ़ते हो, और साथ साथ ही क्या आपने हिस्ट्री रिवीजन कर ली 3 दिन, और बाकी के 3 दिन आपने क्या किया, पॉलिटी और एनवायरमेंट रिवीजन कर ली, ठीक है, 3-3 6 दिन। तो इस 6-6-12 यानी इसमें 2-3 बार आपके ये सब्जेक्ट फिर रिवीजन हो जाएंगे। आपने थोड़ा ये पढ़ा, थोड़ा ये पढ़ा, इनको पढ़ना है, इनको रिवीजन करना है। जब आप नेक्स्ट फेज में जाओगे, आपने यहाँ ज्योग्राफी इकोनॉमी लेके आए, आप यहाँ इस वाले फेज में जाओगे, फिर आपने क्या करना है, इस सारा वाला पोर्शन, अब यहाँ आपको नया नहीं पढ़ना है, एक बार इस पोर्शन को पूरा क्या कर लेना, रिवीजन कर लेना इन 15 दिनों में। यहाँ रिवीजन कर लोगे, नए फेज में आओगे, यहाँ आपने सोचा यार मेरा कंप्यूटर और साइंस, ठीक है, ये वाला पोर्शन कमजोर है, तो इस टाइम पे आप पूरा कंप्यूटर साइंस को तैयार करोगे। करंट अफेयर तो आपको पढ़नी है बच्चों, उसके लिए कभी भी टाइम निकालो। अब मैं जो वीडियोस कराऊंगा, मैंने आधे से ज्यादा वीडियोस आपकी कराई हुई हैं, उसके बाद कुछ जो क्लासेज हैं, 1-2-3 क्लासेस करंट अफेयर्स की और आएंगी आपके, ठीक है। यहाँ पोर्शन पे आपने कहा मैं कंप्यूटर और साइंस तैयार कर लेता हूँ, आप कंप्यूटर और साइंस तैयार कर लीजिए। इन सब्जेक्ट में से 3-3 सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए, जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार आपने ज्योग्राफी इकोनॉमी और हिस्ट्री रिवीजन की, बृहस्पति शुक्र और शनि ये रिवीजन कर लिया। इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट टाइम जब आप यहां आओगे इधर वाले, अब चेक करना कि कौन सा पोर्शन आपका कमजोर रहा है, और यहां देखना मैथ्स रीजनिंग हमेशा आधा घंटा 1 घंटा डेली करते रहना, ठीक है। तो यहां आप फिर टारगेट बनाओगे, और ये जो टारगेट है बच्चों, हर छात्र का अपने हिसाब से बनाना चाहिए। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हाँ इस दौरान आप इस तरीके से टुकड़ों में चीजों को बांट सकते हैं, क्योंकि अगर आपने बहुत बड़ा सोच दिया, जैसे आज आप पढ़ने बैठे, आपके दिमाग में है 90 डेज, अगर आप 90 डेज के अंदर आप पढ़ना है, आपने कहा यार मुझे इतने सब्जेक्ट है, मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, मुझे इकोनॉमी पढ़नी है, मुझे पॉलिटी पढ़नी है, मुझे मैथ्स रीजनिंग करनी है, मुझे कंप्यूटर करना है, मुझे साइंस करना है, मुझे करंट अफेयर्स करना है, मुझे उत्तराखंड करना है, तो आत्मा परमात्मा के पास जाने में देर नहीं लगाएगी। क्यों? क्योंकि इतना तनाव लोगे, पढ़ना लिखना खत्म हो जाएगा। इससे बेहतर यह है समय का इंतजार कीजिए, पेशेंस का लेवल बढ़ाइए, आप वेट कीजिए समय को अपने पास आने का। समय तो चलता रहेगा, वो तो एक गतिशील प्रक्रिया है। तो धीरे 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 आप क्या करोगे, जब इस 90 डेज तक यहां तक पहुंचोगे, आप सारे सब्जेक्ट कवर कर लोगे। आप यहां देखिए, आप टुकड़ों में बांटिए, आप देखिए कि इस टाइम पे आप कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे। करना है कंप्लीट तो करना है, फिर उसमें कोई भी बहानेबाजी नहीं चल सकती। आपने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, बहाने बनाओगे, लाइफ फिर बहाने की तरह गुजर जाएगी, ठीक है। फिर कोई आपके पास ऐसा नहीं रहेगा कि आप कोई अपने आप को कभी क्षमा कर पाओ। इसीलिए मैं कह रहा हूं 90 दिन बचे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में अपने टारगेट बनाइए, और टारगेट किस आधार पर बनाइए, जो आपके सब्जेक्ट जिस तरीके के हैं। आपका उत्तराखंड स्ट्रांग है तो सिर्फ आधा घंटा रिवीजन को दीजिए, आपका मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग है सिर्फ आधा घंटा रिवीजन को दीजिए, आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कमजोर है 2-2 3-3 घंटे उसको टाइम दीजिए। जब आप इसको इस तरीके से पढ़ने लगोगे तो एग्जामिनेशन हॉल तक जाते जाते आपकी जो चीजें हैं बच्चों बहुत बेहतर हो जाएंगी, और जब चीजें बहुत बेहतर होने लगेंगी तो एग्जाम निकालना नामुमकिन नहीं रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की एक स्ट्रैटेजी है, और क्योंकि मैं ये चाहता हूं जब 17 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा, 18 दिसंबर से आप मेंस की तैयारी कर लो। आपको अपना स्कोर इस तरीके से रखना है कि आपको 2 महीने का इंतजार नहीं करना है कि प्री का रिजल्ट आएगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आपने ये वाला टारगेट बना लिया तो फिर 2 महीने आप मेंस की तैयारी में पिछड़ जाओगे, और 2 महीने मेंस की तैयारी में पिछड़ने का मतलब आप समझते हैं ना, 2 महीने में हिंदी और जीएस का आधा पोर्शन रिवीजन हो जाएगा। मेंस वाला पोर्शन जो है, हिंदी का पेपर तो कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ जीएस का आधे से अधिक का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए प्रीलिम्स का स्कोर
स्कोर बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत मायने करता है। एक ऐसे स्कोर का टारगेट आपको बनाना है कि जहां से हमें यह पता चल जाए कि हाँ हमारा प्रीलिम से निकलना तय है, हमें अब सीधे 18 दिसंबर से मेंस के लिए बैठना है। इस तरीके की अपनी प्लानिंग करनी है। और सारे सब्जेक्ट को एक ही दिन में रिवाइज करना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। सारे सब्जेक्ट को अगर आप डालोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी, आप आइडिया नहीं लगा पाओगे कि यार मेरे को क्या पढ़ना था, क्या पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं छोटे टारगेट, ये छोटे छोटे स्टेप्स में अपने को आगे लेके जाइए और यही स्टेप आपको एक न एक दिन क्या करेंगे, आपके एग्जाम तक बहुत बेहतर कंडीशन में पहुंचा देंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्लास नहीं आ पाई बच्चों स्टडी की, थोड़ा सा बाहर था मुख्यालय से, अब वापस आ गया हूं। और कल थोड़ा सा डिले हो गया था, मतलब रात नाइट में टॉपिक प्रिपेयर नहीं हो पाया। हम लोग कल से प्रॉपरली उसी तरीके से क्लासेस देखेंगे, यहां से आपका कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। ठीक है, यहां से आपकी रेगुलरली क्लासेस चलेंगी, जो जो बता रहा हूं जिस जिस तरीके से बताऊंगा वो करना। और 1 अक्टूबर से फिर हम लोग होमवर्क के आधार पे, यानी आपको घर पे टारगेट में देना शुरू कर दूंगा, उसको आप लोग तैयार करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।